हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपीडी गुरु में स्वागत है। दोस्तों आरआरबी एएलपी 2024 का जो साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा था, उसका वीडियो नंबर 6 है। दोस्तों इसमें 2018 जो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी इन्वॉल्व है। दोस्तों 2018 से लेके अब तक जितने भी आरआरबी एएलपी में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। दोस्तों चलिए, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे ये क्वेश्चन का टॉप 20 सीरीज है। दोस्तों टॉप 20 मिलेगा आपको, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों इसमें, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? नंबर 1 पे दे रखा मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ का बनना, एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, या लोहे का चुंबकीयकरण होना। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स करो क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। दोस्तों जो एक बार मक्खन खट्टा हो गया तो फिर दोबारा वो मक्खन के उसमें दूध के फॉर्म में नहीं आ सकता। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसका डिटेल्स आपको बताता हूँ। दोस्तों मक्खन का बासी होना विशुद्ध रूप से रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मक्खन में बैक्टीरिया लैक्टोज और शर्करा में पाए जाने वाले शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। रेसेंडिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तेल और वसा युक्त भोजन ऑक्सीकृत हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें अप्रिय स्वाद के साथ बदबू आती है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स करो क्या होगा। क्या एल्युमिनियम होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, या नाइट्रोजन होगा? दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर कार्बन हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? कार्बन। कार्बन ही एक है जो कि सभी के साथ जुड़ जाएगा आसानी से। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता है जो बड़े अणुओं को जन्म देती है, और इस गुण को कैटेनेशन कहा जाता है। कैटेनेशन बड़ी संख्या में अणु और यौगिकों की जन्म देता है जिनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। इनमें छल्ले में व्यवस्थित कार्बन या कार्बन परमाणुओं की सखित श्रृंखलाएं एकल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाले आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। दोस्तों ये बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्या 63 होगा, 56 होगा, 58 होगा, या 17 होगा? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? आरआरबी ने पूछा हुआ 2018 में ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 56। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये सन याद रखना दोस्तों, सन से बहुत बार सवाल आता है। जॉन न्यूलैंड्स ने 1864 में ऑक्टोवेस के अपने नियम, जिसको अष्टक नियम भी कहते हैं, सामने रखा, जिसमें से उन्होंने सभी ज्ञात 56 तत्वों को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एक तालिका में व्यवस्थित किया था। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान जैसे कि हाइड्रोजन वाले तत्वों के साथ शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया था, जो कि 56वां तत्व था। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी ने पूछा हुआ एलपी में। निम्न में कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं होगा? ये बताना है। सोडियम का, ग्लूकोज का, एसिटिक एसिड का, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल? जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट्स करो। तो दोस्तों ग्लूकोज वाली घोल नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स आपको बताते हैं। जब कोई अम्ल, क्षार या नमक पानी में घुल जाते हैं तो अणु विद्युत आवेशित कणों में टूट जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। आयनों के साथ घोल बिजली का संचालन करते हैं। हालांकि ग्लूकोज एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जब इसे पानी में घोल दिया जाता है तो यह आयनों में विघटित नहीं होता है, जो बिजली के
चालन के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातु को इस प्रकार से जाना जाता है। कैसे जाना जाएगा? प्रवाहक तत्व, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, गतिविधि श्रृंखला या प्रतिक्रियात्मक। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि श्रृंखला। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स आपको बता देते हैं। क्रियाशील श्रृंखला के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता में गिरावट के क्रम में सूचीबद्ध धातुओं की एक सूची है। शीर्ष धातुएं नीचे पर धातुओं की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। धातुओं की गतिविधि श्रृंखला एक अनुभवजन्य उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया और अयस्क निष्कर्षण में पानी और एसिड के साथ विस्थापन प्रतिक्रिया और धातु की प्रतिक्रिया में उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों इतना डिटेल्स में कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा क्वेश्चन आंसर, चाहे खान सर जी हो, चाहे और भी जितने भी साइंस पढ़ाते हैं टीचर, चाहे प्रिया मैम हो, चाहे और भी अनअकैडमी वगैरह कहीं भी चले जाओ, इतना डिटेल्स में कोई नहीं बताते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आप चाहे अनअकैडमी पढ़ रहे हो, चाहे आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ये आपको इतना डिटेल्स में कोई जानकारी आपको पूरी नहीं मिलेगी दोस्तों, जितना मैंने प्रीवियस ईयर के लिए आपको डिटेल्स लेके आया हूँ दोस्तों। आप एक बार इसे पढ़ ले डिटेल से, ये आपको जेई के पेपर में भी ज़्यादा बेनिफिट दिला सकता है। और एनटीपीसी भी आई रखा है, एनटीपीसी में भी आपको बेनिफिट कराएगा और ग्रुप डी में भी। तो दोस्तों ये नहीं है कि अगर यहाँ पे नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अगर एनटीपीसी में भी तो आ सकता है, ग्रुप डी में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सब बताता हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्प में से आणविक फॉर्मूला IUPAC नाम सामान्य रूप से सेट चुने, गलत सेट चुने जाते हैं, चुने। इनमें से बताना है दोस्तों क्या होगा। C4H9OH जो इल्काहोल और एल्कोहल के साथ ये प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन और एथेनॉल, ब्यूटाइल, मिथाइल, प्रोपाइल और इथेनॉल। बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। इसका राइट आंसर ये थर्ड वाला हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स आपको बताता हूँ। प्रोपियल्डिहाइड या प्रोपेनेल तो दोस्तों प्रोपेनल कार्बोनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH3CH2CHO है। यह एक संतृप्त 3 कार्बन एल्डिहाइड है और एसीटोन का एक संरचनात्मक आइसोमर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगा दोस्तों, ये बतानी है। 25 होगा, 10 होगा, 15 होगा या 12 होगा, जल्दी बताओ दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों 15 मोल इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, दिया गया हीलियम में द्रव्यमान हो गया 60 ग्राम। हीलियम का मोलर होता है, मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम होता है। 60 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितना हो जाएगा, N बराबर M/n, तो ये 15 आ जाएगा। बहुत ही आसान फार्मूला से निकल जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, क्या है। Na3CO2 Na2CO NaCO3 Na2CO3। क्या होगा दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स भी आपको बताते हैं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, एस और सोडा क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। सूत्र होता है Na2CO3। बहुत बार एग्जाम में आ रखा है और आता रहता है दोस्तों। और इसके विभिन्न हाइड्रेट्स के साथ अकार्बनिक यौगिक, यह एक
आयनिक यौगिक है। कार्बनिक एसिड का एक सोडियम नामक 2 एसिड आवेश Na+ और एक कार्बोनेट आयन CO3- से बना है और यह 16वें प्रक्रिया से बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, मतलब इन निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य होगा ध्वनि के वेग के लिए, ये बताना है। 1 नंबर में सर्दियों के तुलना में गर्मी में कम होता है। सर्दी और गर्मियों में एक समान या मौसम पे निर्भर नहीं करता है, या फिर सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता है, ये बताना है दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सर्दी के तुलना में गर्मी में अधिक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसका डिटेल्स आपको बताता हूँ दोस्तों। किसी माध्यम में ध्वनि की गति माध्यम के तापमान पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे माध्यम का तापमान बढ़ता है माध्यम के कण अधिक टकराते हैं और इसीलिए माध्यम में गड़बड़ी भी तेजी से फैलता है। यही कारण है कि ध्वनि सर्दियों की तुलना में गर्मी में तेजी से यात्रा करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है दोस्तों, ये बताना है। पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल, घनत्व, उत्प्लावक बल या फिर घर्षण क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसको उत्प्लावक बल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल। इसका डिटेल्स से आपको बताते हैं दोस्तों। उत्प्लावकता या उत्क्षेप एक द्रव्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर बल होता है जो किसी डूबे हुए वस्तु के भार का विरोध करता है। यह स्थैतिक द्रव्य में डूबी किसी वस्तु विपरीत पक्षों द्वारा भिन्न दबावों के कारण होता है। बल का परिमाण दबाव अंतर के अनुपातिक है और जैसे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा समझाया गया द्रव के वजन के बराबर होता है, जो वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन के क्या होते हैं, बराबर होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई ही नहीं होता है दोस्तों। घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का, विस्थापन का या दाब का, किसका नहीं होता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है दोस्तों। चलिए इसका डिटेल्स भी आपको बताते हैं दोस्तों। सापेक्षिक घनत्व एक निश्चित सामग्री के घनत्व का एक संदर्भ सामग्री के घनत्व का अनुपात है। इसकी कोई इकाई नहीं है क्योंकि विचाराधीन सामग्री के इकाइयाँ संदर्भ सामग्री की इकाइयों से रद्द हो जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणुक या स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों चाहे आप किसी भी चैनल पे पढ़ लो, चाहे SK झा सर की पढ़ लो, वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन पूरी डिटेल्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल हमारे ही चैनल पे आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल को पढ़ सकते हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर में सबसे अच्छे डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल्स आपको बताते हैं दोस्तों। किसी स्थिति या विन्यास के आधार पर किसी निकाय के पास होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक बांध में जमा पानी में जमीन के ऊपर की ऊंचाई के कारण बड़ी मात्रा में स्थितिज ऊर्जा होती है। फैला हुआ रबर बैंड अपने विकृति के कारण स्थितिज ऊर्जा रखता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाता है, ये बताना है कि किस में परिवर्तित हो जाता है इसका। जल्दी से बताओ दोस्तों क्या होगा, क्या गतिज ऊर्जा, यांत्रिक, ऊष्मीय या फिर रासायनिक ऊर्जा, किस में परिवर्तित होगा दोस्तों। जल्दी से इसका कमेंट्स करो दोस्तों। तो ये हो जाता है गतिज ऊर्जा में।
चलिए दोस्तों, इसका डिटेल्स आपको बताते हैं। एक बुलेट गोली के बारूद में रासायनिक क्षमता वाली ऊर्जा संग्रहित होती है। जब गोली चलाई जाती है तो यह स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ऊष्मा में बदल जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़े क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ RRB LP टेक्नीशियन में। प्रतिबिंब वास्तविक पहला आंसर होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा। बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको आप खुद पढ़ लेना दोस्तों। और इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों थर्ड वाला। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नहीं, इसका डिटेल्स आपको बताते पहले। अवतल दर्पण में जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब प्रकाश की समानांतर किरण परावर्तित होते हुए प्रमुख फोकस F से होकर गुजरती है और वक्रता C के केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की दूसरी किरण परिवर्तित किरण को बनाती हुई उसी मार्ग से परावर्तित होती है। इस स्थिति में दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, इसीलिए ये किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं कर सकती है और ऐसे में प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होगी और ऐसे में बना हुआ प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा और वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा दोस्तों। क्या आयतन होगा, घनत्व होगा, आकार होगा या फिर तापमान होगा दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तापमान हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका डिटेल्स आपको बताते हैं। पदार्थ की भौतिक स्थिति को दो तरीकों से बदला जा सकता है दोस्तों। तापमान में परिवर्तन, ताप या ठंडा होना या दबाव बदलना, बढ़ना घटना जो भी है। उदाहरण के लिए जब बर्फ़ एक ठोस को गर्म किया जाता है तो यह पानी एक तरल में बदल जाता है। इस परिवर्तन को पिघलना कहा जाता है। और यदि पानी को गर्म हो तो वाष्पीकरण के माध्यम से एक गैस में बदल जाता है दोस्तों। आप सभी को एक चीज़ बतानी है कि RRB JEE का जो वैकेंसी आई थी उसमें साइंस का मैं चैप्टर वाइज आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो इस पर आपको SPD गुरु चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। इसका स्टार्ट हो चुका है और इसका वीडियो 1-2 डल चुकी है दोस्तों। आप सभी जो भी JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसमें आप जाके JEE के लिए साइंस अगर आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है RRB JEE साइंस क्लास, आपको मिल जाएगा दोस्तों। SPD गुरु आपका YouTube अपना चैनल है, SPD गुरु पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। JEE की क्लास पूरी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जा रहे हैं वहाँ पे, पूरी कंप्लीट, और वो भी CBSE मेथड से, क्योंकि JEE में CBSE से ही पूछा जाएगा, NCERT को बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉप 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। सभी को आप सभी अच्छे से तैयारी करो और प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो। धन्यवाद दोस्तों वॉचिंग के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।